हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के बारे में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये इस टॉपिक को हम देखने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क और बाघ अभ्यारण्य, इन सभी को मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के बारे में। क्या उसका उद्देश्य था और ये कब शुरू की गई थी और कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट टाइगर परियोजनाएं हैं। तो देखते हैं इस परियोजना का जो उद्देश्य था। सबसे पहले किसी चीज़ को स्टेबल किया जाता है तो उसका उद्देश्य देखा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? बाघों के संरक्षण तथा इस जीव जाति की जनसंख्या में वृद्धि करना। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1973 को। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। 7 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? बाघों के संरक्षण के लिए इसे किया गया था। न केवल संरक्षण, इसकी जनसंख्या में वृद्धि को भी करना था। तो पहला पॉइंट आपके लिए ये बनता है। दूसरा पॉइंट है, इस परियोजना की शुरुआत जब हुई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय पर, उनके समय पर इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में केवल क्या था कि 9 बाघ अभ्यारण्य ही बनाए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 53 हो गई है। 2020 के आंकड़ों की अगर बात करें, इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा थी उस समय पर, 526। ठीक है, ये नंबर जो हैं पूछे गए हैं एग्जाम में, कई बार पूछे जाते हैं और पहले पूछे भी गए हैं। कुल नंबर संख्या भी पूछी गई है कि कितनी संख्या इनकी है, कितने बाघ अभ्यारण्य। तो शुरुआत में कितने थे? 9 थे, बाद में बढ़कर कितने हो गए? 53 हो गए। राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य प्राधिकरण तथा बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया था या संशोधन किया गया था? तो 1972 में इसको संशोधन किया गया था और उसके बाद ये अधिनियम आया था। तो आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? बाघ अभ्यारण्य के भीतर अपराध के मामलों में सजा को और बढ़ा देना या फिर कड़ा कर देना। वन्य जीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपकरण, वाहन अथवा शस्त्र को जब्त करने की व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई थी। ये अधिनियम जब लाया गया इसलिए कहा गया कि जानवरों को ना ही ज़्यादा मारा जाए और जो भी चीज़ें उनके लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं उन सभी को रोका जाए, और अगर जानबूझकर किसी ने किया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सजा का प्रावधान किया गया। सेवानिवृत्त सैनिकों और स्थानीय कार्यबल तैनात करके 17 बाघ अभ्यारण्यों को 100% अतिरिक्त केंद्र सहायता प्रदान की गई। पूरी की पूरी क्या करी गई? केंद्र द्वारा सहायता उसको दी गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना भी की गई। संसद के सामने वार्षिक लेखा परीक्षा की जो होती वो रिपोर्ट भी रखी गई। बाघ अभ्यारण्य प्रबंधन में संख्यात्मक मानकों को सुनिश्चित करने के साथ साथ बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 2006 में। वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने के लिए पुलिस, वन, सीमा शुल्क और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों से भी एक युक्त बहुविषयीय बाघ तथा संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 2007 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? बाघ संरक्षण को अधिक और मजबूत बनाने के लिए अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों को बाघ परियोजना में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए और जिनमें चल रहे कार्यकलापों के साथ ही बाघ अभ्यारण्य के मध्य या संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के संबंधित ग्राम पुनर्पहचान या फिर पुनर्वास पैकेज उनको दिया गया। और वो जो पैकेज था वो 1 लाख रुपए प्रति परिवार से 10 लाख रुपए प्रति परिवार के मतलब बीच था। उनको धन सहायता देने के लिए कहा गया, क्योंकि वहाँ जहाँ पर लोग रह रहे थे या रहते थे वहाँ पर बाघों को किसी भी तरीके से सुरक्षा देने में कोई आपत्ति ना आए। परंपरागत शिकार और मुख्य धारा में आय अर्जित करने तथा बाघ अभ्यारण्य से बाहर के वनों में वन्य जीव संबंधी चीता और बाघों
के क्षेत्रों में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ को रोकने संबंधी रक्षात्मक रणनीति को अपनाकर बाघ कॉरिडोर संरक्षण का सहारा लेते हुए समुदायों को पुनर्वास पुनर्स्थापना संबंधी कार्यकलाप भी इसमें शामिल किए गए। कुल मिला के आपको इतना सारा पढ़ने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि किसी भी तरीके से बाघों को संरक्षण दिया जाना है, उसमें आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कान्हा किसली जो कहाँ पर है, मंडला में है। सतपुड़ा, होशंगाबाद, पेंच, सिवनी और छिंदवाड़ा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय, रातापानी, ये सब क्या है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार आपसे पूछा जाता है और कहा अक्सर कर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सा है। मेलघाट, पेंच टाइगर रिजर्व, तोडोबा आधारी, सह्याद्री, अक्सर कर सह्याद्री पूछा जाता है, जो पूछे जाते हैं उनके लिए मैं स्पेशली टिक कर दे रही हूँ। सह्याद्री पूछा जाता है, पेंच टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, तो सह्याद्री और ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए। नागजिरा, नवेगांव, बोर टाइगर रिजर्व भी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। आप देखेंगे अक्सर कर आपको एग्ज़ाम में आसानी से ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो अचान कमार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंद्रावती अक्सर कर पूछा जाता है, इंद्रावती कहाँ पर है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। कन्नड़, उदंती और सीता नदी। कर्नाटक की अगर बात करें बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, भद्रा भी पूछा जाता है, और बाकी नागरहोल भी पूछा जाता है, और बाकी फिर ये डंडली और आसी नॉर्मल है। राजस्थान की अगर बात करें मुकुंद पहाड़ी, सरिस्का और रणथंभौर तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो अन्नामलाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कलाकड़, मुदुथुराई, सत्यमंगलम, ठीक है। कई बार ना ऐसे बिना पढ़े हुए से नाम रखते हैं कि अरे ये कहाँ पर है, तो एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चीज़ों को 2-4 बार जब आप रिवाइज़ करना शुरू करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। देखिए मटेरियल आपके पास बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने उस मटेरियल को कितना यूज़ किया है और कितना आपने दिमाग से उसको पढ़ा है, कितना अच्छे से आपने उसको समझा है, वो मैटर करता है। एग्ज़ाम में आप पूरा सब कुछ सिलेबस पढ़ के चले जाइए लेकिन आप सारी चीज़ें सही नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और जब भी कोई चीज़ आपको याद रखनी है उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, कोई भी चीज़, मैं जनरली आपको एक चीज़ बताती हूँ, हो सकता है आपको समझ आए और नहीं भी आए, आपका अपना तरीका भी हो सकता है, बट मेरा ये तरीका है, अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो उसके सबसे पहला नियम होता है आपने पहली बार उसे पढ़ लिया। आपको पहली बार पढ़ने के बाद में उसमें से मुझे लगता है ना आप जो खुद ले पाते हैं चीज़ें वो 30% ही ले पाते हैं। बात को समझिए, दोबारा जब आप पढ़ते हैं उसको तो आप कम से कम 50% चीज़ें उसकी समझ लेते हैं और आप उसको कर ले जाएंगे। जब आप तीसरी बार पढ़ते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कम से कम 75% तक। आपको उससे संबंधित 75% आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप उस क्वेश्चन को सही करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपसे वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और हो सकता है आपको होल लाइफ के लिए याद हो जाए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पहली दिन जब आप पढ़ें तो पहले फर्स्ट डे आपने पढ़ लिया, ये सेकेंड डे आप जब पढ़ें तो कम से कम आप देखें ना कि आपको कितना याद रहा, तो कम से कम आपको 24 घंटे का गैप दीजिए, उसके बाद आप रिवीजन करिए। फिर अगले बार जब आप पढ़ें तो कम से कम 3 से 4 दिन का गैप दें, फिर उसको पढ़ें। फिर जब दोबारा पढ़ें तो कम से कम 1 हफ्ते का गैप दें। 1 हफ्ते के अंदर जब आपने चीज़ें 4 बार रिवाइज कर ली है ना, यकीन मानिए आप दोबारा उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपको चीज़ें रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन है क्या, आपको रिवीजन चाहिए होगा। अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बार बार उनको लिखिएगा। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। लेखन एक कला है, जितना आप लिखते जाएंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा और आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, जितना रिवीजन करेंगे और जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको वो पे आउट करेगी आपके एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, यहाँ तक तमिलनाडु तक हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। नामदफा बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, और पखुई भी है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और कवाली, तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा। आसाम की अगर बात करते हैं तो आज काजीरंगा का नाम लेते ही आपको असम याद आ जाता है, मानस से भी आसामी याद आता है। नामेरी बिहार, वाल्मीकि है यहाँ पर, झारखंड में पलामू, केरल के हैं पेरियार, और
परम्बिकुलम, ओके। पश्चिम बंगाल की हैं बुक्सा और सुंदरबन, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आगे देखते हैं उत्तराखंड का क्या है। उत्तराखंड का आपको पता ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश में दुधवा, काटेर घाट और पीलीभीत। पीलीभीत के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया है, ज़रूर उसको जाके आप एक बार देख लें। उड़ीसा की अगर बात करते हैं, सतकोशिया और सिमलीपाल। सिमलीपाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। और मिजोरम का दम्फा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ज़्यादातर टॉपिक मैंने आपके साथ वही डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना क्या है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, बड़े बड़े टॉपिक या बड़ी चीज़ें जनरली सभी की ही सही हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, जिनको हम मिस कर जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे हम इन्हें रिवाइज नहीं कर पाते। तो मेरा वीडियो देने का मतलब सिर्फ इतना सा है। हो सकता है इस प्रोजेक्ट टाइगर की जो मैंने पढ़ाया है आपको कम समझ आया हो, या मुझे लगता है कि मैंने इसमें सारे फैक्ट्स दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आपको कम लगते हैं तो आप बुक उठाइए, उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं आप उन पॉइंट्स को लिखिए, या फिर आप वीडियो से लिखिए, कहीं से भी लिखिए, आप उसको अपने पास लिखिए। और एग्ज़ाम के टाइम पर एक अपना, जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एग्जाम टॉपिक्स, ऐसे ही आप अपनी बनाइए एग्जाम टॉपिक्स। सारा सिलेबस, सारी चीज़ों का जो निचोड़ होता है ना, जो सार होता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स वहाँ से उठ के पूछ लिए जाते हैं, जिसे मिसलेनियस भी कह सकते हैं। उनसे एग्जाम में क्वेश्चन जब बनते हैं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके डायरेक्ट सिलेबस से नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं से इधर उधर से रिलेटेड होते हैं। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो भी आपको एग्जाम क्लियर करा सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक प्रयास था, और मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। ज़्यादा वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ इस समय पर, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ कि किसी और कामों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे ना व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। जो भी रीज़न है मुझे नहीं पता। पहले लोग देखते थे वीडियोस को, या जो कुछ कमी है तो मुझे ज़रूर बताएं। पहले वीडियोस में ठीक ठीक व्यूज़ आते थे, अब बिल्कुल भी नहीं आते। तो थोड़ा सा मैं होपलेस भी हो गई हूँ, मेरा मन नहीं करता वीडियो डालने का, लेकिन फिर भी मैं डाल रही हूँ, लगातार कोशिश करती रहती हूँ। सब कुछ है, पर फिर जब मोटिवेशन नहीं मिलता तो मन नहीं करता। ठीक है, आप कमी है तो कमी बताइए, उसमें क्या है, मैं उनको और सुधार करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।